तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स के थ्रू बाकी की चीज हम समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि बच्चों ये आपका ग्राउंड फ्रेम है इस तरीके से, और ग्राउंड फ्रेम में क्या है कि एक पार्टिकल ए है जो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। तो आप किसी एंगल पे फेंकोगे बच्चों इसको, मान लो आपने थीटा एंगल पे फेंका, थीटा वन एंगल पर और यू वन रफ्तार से। फिर इसी के बीच में कुछ डी डिस्टेंस दूरी पर मान लीजिए आपने एक दूसरा प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टाइल फेंका, उसको यू टू से फेंका और कितने एंगल पे फेंका बच्चों, थीटा टू एंगल पर, है ना। तो आप जानते हो कि ये भी प्रोजेक्टाइल करेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, दोनों प्रोजेक्टाइल करेंगे। तो आपसे इसमें बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। आपसे बोल सकता है कि भाई कि ये दोनों जो प्रोजेक्टाइल हैं इनके बीच की मिनिमम दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि अगर इन दोनों प्रोजेक्टाइल को टकराना है तो रफ्तार क्या होनी चाहिए, या किस रफ्तार पे टकराएंगे, एंगल क्या होगा, तो ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों, है ना। तो ये कुछ कुछ सवाल जो है इसमें किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनका कैसे जवाब देना है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन को आप देखोगे ग्राउंड फ्रेम से, तो दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं और पैराबोलिक पाथ ले रहे हैं, ऊपर से पैराबोलिक पाथ भी है। तो उसको सोचना इस तरीके से बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप किसी एक पर चले जाएं, किसी एक के फ्रेम में चले जाएं, तो वो चीज रेस्ट पे हो जाएगी। तो सिर्फ आपको दूसरा प्रोजेक्टाइल मूव करता हुआ नहीं रहेगा, तो सोचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि किसी एक पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में, किसी एक के फ्रेम में हम चले जाते हैं, तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ऐसा मान लो कि हम ए पे बैठ जाते हैं या बी पे बैठ जाते हैं, बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, है ना बच्चों। तो अगर हम बी के फ्रेम में चले जाएं, 20 फ्रेम, तो इसको एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 20 फ्रेम में क्या होगा बच्चों कि ये जो प्रोजेक्टाइल है बी वाला, वो तो कैसा आ जाएगा, रेस्ट पर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और रेस्ट पे आ जाएगा तो ये जो है आपका बच्चों, ये जो प्रोजेक्टाइल है ए, इसकी वेलोसिटी हमें किसके फ्रेम में देखनी पड़ेगी, बी के फ्रेम में। तो चलिए वो निकालते हैं। सबसे पहले दोनों की वेलोसिटी, ए और बी की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, ग्राउंड फ्रेम में। तो देखो इसके दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, u1 का एक कंपोनेंट हो जाएगा u1 cos थीटा वन, और एक दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा u1 sin थीटा वन। वैसे ही आप u2 के भी कंपोनेंट कर सकते हो, एक हो जाएगा u2 cos थीटा टू, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका u2 sin थीटा टू, है ना बच्चों। तो अगर आपको रिलेटिव मोशन लिखना है, उससे पहले ग्राउंड फ्रेम में अगर वेलोसिटी लिखनी है, तो आप लिख सकते हो बच्चों कि यू ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, यू ए, है ना बच्चों, यानी कि u1, तो u1 को लिखा जा सकता है u1 cos थीटा वन आई कैप प्लस u1 sin थीटा वन जे कैप। वैसे ही आप uv को लिख सकते हो, या u2 बोल रहे हो आप उसको, तो u2 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, u2 cos थीटा टू आई कैप प्लस u2 sin थीटा टू जे कैप, है ना बच्चों। ये हमने ग्राउंड फ्रेम में लिख लिया। तो अगर आपको रिलेटिव मोशन निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम बी के फ्रेम में, तो बी तो रेस्ट पे आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2, क्योंकि ua माइनस ub है, ua u1 है और ये u2 है। तो आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों u1 cos थीटा वन, u1 cos थीटा वन माइनस u2 cos थीटा टू आई कैप प्लस u1 sin थीटा वन माइनस u2 sin थीटा टू जे कैप, है ना बच्चों। ये आपको मिल गया, तो ये u भी मिल गया। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम, तो इसका ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, तो आपको पता है इसका तो नीचे की तरफ ही होगा g, तो माइनस जी जे कैप। और अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी, तो इसका भी तो नीचे की तरफ है, ग्राउंड की आप, तो माइनस जी जे कैप। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर में है सब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर में लिख लो ये सब। तो ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। लेकिन एक एक्सेलरेशन जो ग्राउंड फ्रेम में है वो माइनस जी जे कैप है, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी भी माइनस जी जे कैप है, तो माइनस माइनस प्लस जी जे कैप। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए बच्चों। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आया, 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट अगर वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो जो एक प्रोजेक्टाइल है दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। कैसा मूव करेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन में। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो कोई भी पार्टिकल है बच्चों, कोई भी प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्टाइल जो है वो दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है तो वो हमेशा प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ऑलवेज। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन आए, प्रोजेक्टाइल के लिए रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आए, तो हमेशा आपको एक पर बैठ के दूसरे को देखना चाहिए, क्योंकि जो आपका पाथ हो जाता है वो बच्चों कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं नोट करके कि मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to with respect to another projectile, with respect to another projectile is always a straight line। वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, है ना बच्चों। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जाएगा तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, आप खुद सोचो। मतलब ये जो ए है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन ऊपर होगी कि ऐसे इंक्लाइन होगी कि हॉरिजॉन्टल होगी कि इस तरफ 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 होगी। तो बच्चों इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ये डिपेंड करता है डेटा पर। ये तो u1 और u2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। u1 u2 की वैल्यू जो जैसी होगी, थीटा1 थीटा2 की जैसी वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ माइनस भी आ सकता है, यहाँ प्लस आ सकता है, माइनस प्लस आ सकता है, या ये 0 हो सकता है, या सिर्फ j कंपोनेंट रहेगा तो नीचे हो सकता है, या ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर। आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगी, तो वो जब आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो उसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से ये वैल्यूज आएंगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब जैसे कोई भी डायरेक्शन आप मान लो, लेट सपोज ऐसे डाटा लिया है कि ये डायरेक्शन है, तो ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये जो बच्चों प्रोजेक्टाइल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में। यहाँ कोई प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम में दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक प्रोजेक्टाइल पे बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है भाई। तो स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नजर आएगा। अब अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और बी वाला पार्टिकल रेस्ट पे है, तो अगर आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो मिनिमम डिस्टेंस तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हमने तो ऐसा किया हुआ है भाई, स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट का जहां पे पार्टिकल रेस्ट पे है वहां से क्या डाल देना चाहिए हमें, परपेंडिकुलर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने किए हैं सवाल, उसमें हमें समझ में आता है। तो ये जो है ये आपका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा x। अगर आपसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ ले कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल कितना है, तो आप ऐसे एक प्रोजेक्टाइल पे बैठो, उसको रेस्ट पे ले आओ, दूसरे प्रोजेक्टाइल का स्ट्रेट लाइन बनाओ, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। बी से उस पे जिस भी पार्टिकल पे बैठे हो उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो वो आपकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो पहला सवाल मिनिमम डिस्टेंस वाला वो आपसे बन जाएगा। फिर ये बोला जाए कि जो पार्टिकल है बच्चों, प्रोजेक्टाइल है, अगर वो सिर्फ वर्टिकल अपवर्ड जाए, वर्टिकली अपवर्ड जाए, हॉरिजॉन्टल ना रहे, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड जाना चाहिए, तो आप खुद सोचो, अगर उसको वर्टिकल, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इफ प्रोजेक्टाइल, इफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, if motion of projectile with respect to other projectile is in vertical direction, vertical direction, अगर वो सिर्फ vertical direction में मूव करना चाहेगा तो बच्चों क्या होना चाहिए, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रफ्तार 0 होनी चाहिए भाई। बी के रेस्पेक्ट में एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना ही नहीं चाहिए ना रफ्तार।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रफ्तार क्या होना चाहिए, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो जीरो हो जाना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा, एक्स का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो इसकी कंडीशन क्या बचेगी बच्चों की, u1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल्स टू u2 cos θ2। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अगर प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल मोशन करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल, तो आप उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब बराबर हो जाएंगे तो कितने एंगल पे ऐसा होगा, θ1 θ2 आप निकाल सकते हो, जो भी डाटा पूछा जाए, है ना। और क्या बोल सकता है कि आपसे कोलिजन का पूछ सकता है कि भाई ए और बी कोलाइड कब करेंगे। तो आप खुद सोचो, ए और बी कोलाइड तब करेंगे जब वो हॉरिजॉन्टली चलेगा, हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये तो रुक गया है ना बी, और हॉरिजॉन्टल इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी वो बी से टकरा पाएगा। अगर उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ बोथ प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स, अगर दोनों प्रोजेक्टाइल को कोलाइड कराना है और प्रोजेक्टाइल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर इसी को बोलो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो बच्चों उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। जब वो हॉरिजॉन्टली जाके जाएगा तभी तो उससे टकरा पाएगा, तो वर्टिकल की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो वर्टिकल के कंपोनेंट ये हैं, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी तो वो जीरो होंगे। u1 sin θ1 मस्ट बी इक्वल्स टू u2 sin θ2, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा। तो ये इतने तरीके से आपको 3-4 सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पूरी बेसिकली थ्योरी अभी बता दी है, अब हम इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखते हैं। हर टाइप का मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया, इसको अप्लाई करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक प्रोजेक्टाइल है ए और यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है बी। तो इस प्रोजेक्टाइल ए को ऐसे फेंका गया, ये फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड से, और ये फेंका गया 37 डिग्री पर। वैसे ये जो प्रोजेक्टाइल है बी, इसको ऐसे फेंका गया 53 डिग्री एंगल पर और 50 मीटर पर सेकंड पे इसको भी फेंका गया। दोनों को जब फेंका गया था तो उनके बीच की इनिशियल जो सेपरेशन था वो 100 मीटर था ग्राउंड पर, है ना बच्चा। और आपसे ये पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वो जब पास पास आएंगे फिर दूर दूर जाएंगे, तो मिनिमम दूरी क्या होगी इनके बीच की, वो आपको निकालना है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना बच्चों। तो अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है ये बताने की जरूरत है नहीं, पहले भी मैं कई सारे सवाल करा चुका हूँ आपको। तो अब डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं। हमें एक चीज समझ में आती है कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। तो हम यही करते हैं कि हम एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाते हैं तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, फिर ए दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, तो दूसरा लाइन पाथ अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा तो हम ए पॉइंट से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मिनिमम दूरी निकाल लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें किसी पे बैठना पड़ेगा, किसी के फ्रेम में जाना पड़ेगा। मान लो ए के फ्रेम में हम चले जाते हैं बच्चों, है ना। तो ए फ्रेम चले, किसी के फ्रेम में भी जाके आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ए के फ्रेम में जाओ, आप चाहें तो बी के फ्रेम में भी जाके सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब ए के फ्रेम में पहले ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये है 50 cos 37, है ना बच्चों। अब मैं बार बार आपको cos 37 और sin 53 या tan 53 की वैल्यूज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, बेसिक मैथ्स में बता चुका हूँ और हमेशा बताते आया हूँ, है ना। तो मैं डायरेक्ट कंपोनेंट कर रहा हूँ। तो 50 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा 50 cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो 5 से 50 गया तो 10 into 4, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चों। आप चाहो तो निकाल सकते हो पूरा पूरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 50 sin 37, तो ये 3/5, 50 से कैंसिल, तो 10 into 3 ये हो जाएगा 30। वैसे इसके कंपोनेंट आप निकाल सकते हो, तो ये 50 sin 53 हो जाए, cos 53 हो जाएगा, cos 53 3/5, तो ये होगा 30 और ये हो जाएगा बच्चों 40, है ना। आप चाहे तो कंपोनेंट पूरा पूरा निकाल के देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब ए के फ्रेम में बैठ के देख रहे हो आप, तो ए के फ्रेम में पूरी सिचुएशन कैसे दिखाई देगी। तो ये जो ए वाला पार्टिकल है ये तो बच्चों रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा आपको पता ही है
कि जिस भी फ्रेम में आप बैठो, आप चाहो तो उसको पूरा सॉल्यूशन लिख सकते हो। आप यहाँ पे यू ए लिख सकते हो, यू ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 आई कैप प्लस बच्चों 30 जे कैप, एंड यूबी भी आप लिख सकते हो बच्चों, कितना है -30 आई कैप। माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है, और प्लस 40 जे कैप। तो अगर आप बी के फ्रेम में चले गए, ए के फ्रेम में चले गए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना पड़ेगा, है ना बच्चों। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा यू ए यू बी माइनस यू ए। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 40, मतलब -30 -40, तो -70 आई कैप। आप सॉल्व कर लेना, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। और 40 -30 तो +10 जे कैप बच्चों, तो ये बनेगा, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये वाली रफ्तार हो गई बच्चों कितनी 70 माइनस आई कैप मतलब इधर, और ये वाली रफ्तार हो गई बच्चों आपकी 10 जे कैप के इधर, है ना। अब ये बेसिकली आप ये सॉल्व नहीं करते तो ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने आपको बोला था जिस पे आप बैठ जाते हो उसकी रफ्तार को उल्टा करके दे दिया करो। तो ए पे बैठ गए तो ए की एक्स डायरेक्शन की रफ्तार को उल्टा करो, तो 40 लेफ्ट में आ जाएगा, 30 पहले से था, तो 40 + 30 देखो 70 हो गया। और 30 को उल्टा करके वाई में दे दो, तो इसका ऊपर था 40, नीचे आएगा वाई में 30, तो 40 - 30 10 ऊपर बचेगा। देखो डायरेक्ट आ गया। तो सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब इनका जो रिजल्टेंट है ये है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना बच्चों। तो ये इस स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेगा ये पार्टिकल। मतलब ए वाले को बी वाला जो पार्टिकल है, ग्राउंड फ्रेम में दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, लेकिन जब ए पर आप बैठ जाओगे, ए में आत्मा बनकर घुस जाओगे, तो बी आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन करता हुआ नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ नजर आएगा। अब हमें मिनिमम दूरी निकालना है, तो ए वाला पार्टिकल रेस्ट पर है तो उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो भाई। आपको तो पता ही है स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट की मिनिमम दूरी उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाली जाती है। तो ये एक्स जो है यही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, और ये दूरी 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनिस, ये 100 मीटर आपको वैसे भी दिया हुआ है। अब निकालने के लिए क्या है, ये एंगल आप निकाल लो, ये थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये वेलोसिटी से आपको समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10/70। तो 10/70 हो जाएगा बच्चों कितना 1/7। अब ये 1/7 आ गया है, और ये ट्राइंगल बन गया। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि हाइपोटेनिस 100 है, परपेंडिकुलर एक्स है, और एंगल थीटा है। तो इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा लगाओगे तो कितना मिलेगा बच्चों आपको, परपेंडिकुलर दैट इज एक्स अपॉन हाइपोटेनिस 100। तो एक्स की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया 100 साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होता है, तो आप दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। आप ऐसे ट्राइंगल बना लिया करें, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल थीटा बना लिया करें। देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है इसका 7। तो यहाँ से हाइपोटेनिस आपको इजिली मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 1 + 49, तो ये √50 हो जाएगा। तो हाइपोटेनिस √50 है। √50 का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 × 2, तो 5√2। तो ये हाइपोटेनिस हो गया 5√2। अब ये यहाँ पे उपयोग कर लो। अब इस ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो 1/5√2। तो ये 5 से कैंसिल, तो ये 20 बचेगा। 20 को बच्चों लिख सकते हो 10 × 2, और √2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 10√2 मीटर। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कॉन्सेप्ट अब समझ में आया होगा कि न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, तो वो भी आपको कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये वाला एक प्रोजेक्टाइल है ए, इसको फेंका गया यू रफ्तार से, और कितने एंगल से फेंका गया 37 डिग्री से। और यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है बी, तो बी को फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड से, और एंगल 53 डिग्री पे फेंका गया है ना बच्चों। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच की इनिशियल जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ये भी बच्चों बता दिया आपको, है ना।
तो पहला सवाल तो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u so that both projectile collides। तो पहला सवाल तो ये है बच्चों कि अगर मैं मतलब एक पर्टिकुलर u की वैल्यू ऐसी हो सकती है ना जिसपे ये दूसरे प्रोजेक्टाइल से पक्का टकराएगा, तो आपको यही बताना है कि मैं इस ए वाले प्रोजेक्टाइल को कितनी रफ्तार से फेंकूं, u की क्या वैल्यू हो ताकि ये दोनों प्रोजेक्टाइल टकरा जाएं, है ना, कोलाइड कर जाएं। तो u की वैल्यू निकालना है, पहले हम u की वैल्यू निकालते हैं, फिर मैं और क्वेश्चंस इसमें फ्रेम करूंगी। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल का मोशन देखोगे तो ये बड़ा डिफिकल्ट टाइप का मोशन हो जाता है, क्योंकि दोनों पैराबोलिक पाथ में ले रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में सोचना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाओ। एक प्रोजेक्टाइल पे बैठने से फायदा ये है कि आपको जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन करता हुआ नजर आएगा, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने का। तो ध्यान से देखो, तो आप फिर से किसी की एक के फ्रेम में चले जाओ, तो मान लो कि ए के फ्रेम में चले गए, है ना बच्चों। सबसे पहले ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटीज लिख लो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है हमें, ये पता है। तो u का ये वाला जो होगा तो u cos 37 का मतलब 4/5, तो 4u/5 हो गया ये। इसका ये वाला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, u sin 37 मतलब 3/5, तो 3u/5 हो गया। वैसे ही आप इसके कर सकते हो, तो ये cos 53 है, तो cos 53 3/5 होता, तो ये 30 और ये जो कंपोनेंट है 40, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब आप चाहो तो ua ub वेक्टर के फॉर्म में लिख लेना, फिर ua विथ रेस्पेक्ट टू b, ub विथ रेस्पेक्ट टू a, क्योंकि a के फ्रेम से देख रहे हैं। तो जब हम पूरी कहानी को a के फ्रेम से देखेंगे तो a वाला जो प्रोजेक्टाइल होगा बच्चों वो तो रेस्ट पे आ जाएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। और b की वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी इन फ्रेम ऑफ व्हाट, इन फ्रेम ऑफ बच्चों कितना, आपका a का। तो मैंने आपको देखो डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करना बताया है कि वेलोसिटी को उल्टा करो और इसको दे दो, तो इसकी खुद की 30 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी ही, और ये u वाली जो राइट है इसको उल्टा करके इसको दो, तो 30 में 4u/5 ऐड हो जाएगा बच्चों। अब इसकी ऊपर की तरफ खुद की वेलोसिटी थी कितनी बच्चों, 40, और इसकी ऊपर की वेलोसिटी उल्टा करो तो नीचे आएगा, तो नीचे करके b को दे दो a की, तो नीचे की तरफ 3u/5 आ गया। देखो ये, अब आप खुद सोचो कि b को a से टकराना है, a और b को टकराना है, आप चाहें तो इक्वेशन लिख कर निकाल के देखना, तो यही आंसर आएंगे जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बनाया। मैंने उसको डायरेक्ट बना लिया है ना, ताकि और कैलकुलेशन में टाइम ना जाए। अब देखो बच्चों, इस b को टकराना है a से, तो a से तो तभी टकराएगा ना जब वो सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टली आएगा। तो अगर इसको सीधा हॉरिजॉन्टल आना है तो इसका जो नेट कंपोनेंट है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू a वो हॉरिजॉन्टल में ही होना चाहिए, मतलब वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अगर वर्टिकल में कोई कंपोनेंट होगा तो नेट वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो जाएगी, अगर ऊपर होगा तो ऊपर चला जाएगा तो a से नहीं टकरा पाएगा, नीचे होगा तो नीचे चला जाएगा फिर a से नहीं टकरा पाएगा। अगर b को a से टकराना है तो कंडीशन क्या मस्ट है कि इसकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन a की तरफ हो, मतलब हॉरिजॉन्टल हो, और अगर हॉरिजॉन्टल होना है तो वर्टिकल कंपोनेंट को एक दूसरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर नेट वेलोसिटी ऑफ b with respect to a, for net velocity of b with respect to a is in horizontal direction, is in horizontal, या फॉर मत लिखो, net velocity of b with respect to a is in horizontal direction for collision, तो collision अगर होना है तो horizontal direction में होना चाहिए net velocity, for which vertical components मस्ट कैंसल आउट ईच अदर। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल करना ही पड़ेगा, कैंसल आउट ईच अदर, नहीं तो काम नहीं बनेगा। और कैंसल आउट करना है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब 3u/5 मस्ट बी इक्वल्स टू 40। तो अगर आपके पास ये रिलेशन आ गया है कि 3u/5 जो है वो 40 के बराबर होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ से देखो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास,
तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखिए तो u की वैल्यू हो गई आपकी 40 इंटू 5 तो 200/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये रफ्तार होनी चाहिए। दिस इज अवर आंसर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये वेलोसिटी होनी चाहिए ए की, तभी जाके वो बी से टकराएगा, नहीं तो बी से टकराना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। देखिए बच्चों, ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी क्वेश्चन वो ऐड कर सकता है। क्या क्वेश्चन ऐड कर सकता है मैं आपको समझाता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बोल सकता है कि फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। तो कितने समय में कोलिजन करेगा वो, ये आपको बताना है। फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन का टाइम बताइए कि कोलिजन का टाइम क्या है। तो टाइम ऑफ कोलिजन भी आप निकाल सकते हो बच्चों। टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकाल सकेंगे, क्योंकि अब ये वर्टिकल कंपोनेंट तो है नहीं, तो ए के रेस्पेक्ट में ये कितनी रफ्तार से जा रहा है आगे, 30 + 4u/5। u की वैल्यू है हमारे पास, तो इसको हम जोड़ सकते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, जो नेट वेलोसिटी है बी का ए के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हमारे पास आ गया। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इतनी वेलोसिटी के साथ, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 30 + 4u/5। तो कितने टाइम में जाके बी ए से टकराएगा, ए तो रुका हुआ है, उसको कितनी दूरी कवर करनी है बच्चों टकराने के लिए, 100 मीटर। तो हम टाइम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले ये जो एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी है, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो एक्स कंपोनेंट है बच्चों, वो हम निकाल लेते हैं। तो वो है 30 + 4u/5। अच्छा, 4u की वैल्यू हमने निकाल ली है, टकराने के लिए u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो जो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी आएगी वो आएगी 4 × u, मतलब 200/3 अपॉन 5 × 3। तो 5 से ये कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 40, है ना मेरे ख्याल से। और ये 40 + 40 तो 160, तो ये बचेगा 30 + 160 / 3, है ना। और 160 ये 3 तो 90, और 90 + 160 तो 250/3 बचेगा, मतलब इक्वल्स टू साइन लगाना चाहिए, 250/3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन। जो नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, जिससे वो टकराने वाला है, जिस रफ्तार से टकराने वाला है, वो रफ्तार है 250/3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 250/3 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो टकराने के लिए कितना समय लग चाहिए, उसको कितनी दूरी कवर करनी है, 100 मीटर। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर कोलिजन, इट इज डिस्टेंस कवर्ड 100 मीटर डिवाइड बाई रफ्तार, वेलोसिटी जो आई है, तो v BAX, तो 250/3। तो बच्चों 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 300/250। इसको कैंसिल करोगे तो ये, और 5 से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 6/5 सेकेंड्स, है ना। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ये 1.2 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। तो देखो ये हमने सेकंड पार्ट का आंसर भी निकाल लिया, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आपसे टाइम पूछे तो वो भी बता सकते हो। अब ध्यान से देखो और क्या पूछ सकता है, तो वो भी निकाल सकते हो आप। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं सारे क्वेश्चन इसी में मर्ज कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ कोलिजन। फाइंड द पोजीशन ऑफ बी, मान लो बी प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बोला गया है, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम ऑफ कोलिजन, एट टाइम ऑफ कोलिजन इफ प्रोजेक्टाइल बी is considered as origin। अगर B को ओरिजिन कंसीडर कर रहे हो आप, तो आपको प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बताना है, वो पोजीशन बताना है जहां पे कोलिजन हुआ है। अब देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, फ्रेम चेंज करके आप क्या निकाल रहे हो, कोलिजन निकाल रहे हो, टाइम ऑफ कोलिजन निकाल रहे हो। ऐसा क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है, लेकिन जो पोजीशन है बच्चों, वो पोजीशन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में बताया था। तो फ्रेम पे जो चीज डिपेंड करती है, तो आपको ग्राउंड फ्रेम में वापस जाके पोजीशन निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पता है कि वो जो टाइम है, वो चाहे ग्राउंड फ्रेम में हो, चाहे वो ए के फ्रेम में हो, चाहे बी के फ्रेम में हो,
वो टाइम 1.2 सेकंड रहने वाला है। तो आप ये देख लो कि 1.2 सेकंड, अगर आपने ओरिजिन किसको कंसीडर कर लिया है, डी को, तो वो 1.2 सेकंड में कहां पे होगा ये पार्टिकल। तो अब यहां पे आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब टाइम 1.2 सेकंड हुआ है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमें एक्स कॉमा वाई उसकी पोजीशन मिल जाएगी, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो हम ग्राउंड फ्रेम पे चले जाते हैं और अब प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे थर्ड पार्ट का, तो एक्स और वाई कैसे निकालेंगे। तो एक्स तो बच्चों कांस्टेंट स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कांस्टेंट स्पीड है। और कांस्टेंट स्पीड कितनी से जा रहा है, बी पार्टिकल 30 से, और कितने समय के लिए, 1.2 सेकंड। तो जो आपका एक्स हो जाएगा वो कांस्टेंट स्पीड 30 इंटू 1.2 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3, तो 36 मीटर्स। तो x वाला पोजीशन आ गया आपका 36 मीटर्स। y निकालना है तो y में एक्सेलरेटेड मोशन होता है, नीचे g लगता है, तो uy करना पड़ेगा। मतलब तो बच्चों अगर हमें y में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो y में एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि g तो नीचे लग रहा है। तो आप सेकंड इक्वेशन निकालो, डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल टू uy इंटू टी। टाइम की वैल्यू, कोलिजन कितना टाइम पे हुआ है, 1.2 सेकंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.2 सेकंड माइनस हाफ g की वैल्यू बच्चों 10 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, है ना। सॉल्व करोगे तो y कोऑर्डिनेट भी आएगा, x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। और अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, पोजीशन के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट्स में आपको x जो है वो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन अगर इसको माना है तो पीछे की तरफ है। तो माइनस एक्स जो वैल्यू आएगी -36, कॉमा जो y की वैल्यू आए। तो आपसे पोजीशन पूछ ले कि किस पोजीशन पे आपका कोलिजन हुआ है। आपसे क्या पूछ ले बच्चों, आपसे ये पूछ सकता है कि वहां पर कितना टाइम हुआ है, तो टाइम निकाल सकते हो। कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो वो निकाल सकते हो। कुछ भी पूछा जाए, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। डाटा चेंज करोगे तो इनफिनाइट क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप सवाल कर पाओगे आसानी से। तो आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छोटा टावर है, छोटे टावर की हाइट 400 मीटर है, उससे 400 मीटर दूरी पर एक बड़ा टावर है, बड़े टावर की हाइट जो है वो 800 मीटर है। फिर ये कहा गया कि छोटे टावर पे एक पार्टिकल ए है जिसको हमने 53 डिग्री एंगल पे यू रफ्तार से फेंका, यू की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। और टावर के टॉप से, जो सेकंड टावर है उसके टॉप से, जो 800 मीटर वाला है, वहां से हॉरिजॉन्टली एक बी पार्टिकल को फेंका गया जो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये यू की वैल्यू क्या हो ताकि ए और बी टकरा जाए, कोलिजन अकर्स। दूसरा, जब टकराए तो वो टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा। जैसे अभी हमने पुराना सवाल किया, वही टाइम ऑफ कोलिजन पूछ रहा है। कोलिजन के लिए यू की क्या रफ्तार होगी वो पूछी जा रही है। और फाइंड द पोजीशन ऑफ बॉल एट द टाइम ऑफ कोलिजन फ्रॉम द बिगर टावर। तो ये जो बिगर टावर का पॉइंट है जहां से बी को फेंका गया है, उस पॉइंट से जब वो टकराए हैं तो दोनों बॉल्स की पोजीशन क्या है। पोजीशन एक ही होगी जब दोनों बॉल टकराएंगे। टकराने का मतलब एक ही लोकेशन पे टकराए ना, एक ही लोकेशन पे दोनों बॉल्स हैं। तो बिगर टावर से वो लोकेशन बतानी है। तो बिगर टावर मतलब इसको ओरिजिन मानते हुए आपको लोकेशन बतानी है कि जो बॉल है उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सवाल हैं। अब 1 बाय 1 करके हम तीनों सवाल के आंसर देते हैं। सबसे पहली बात तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई रिलेटिव मोशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों है, और भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो भी पैराबोलिक पाथ है। तो यहाँ पे एक को रेस्ट पे लेना पड़ेगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन की खासियत ये होती है कि हम एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाएं तो दूसरा प्रोजेक्टाइल हमें स्ट्रेट लाइन करता हुआ नजर आता है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो आप एक काम करो, बी पर बैठ जाओ, बी के फ्रेम पे बैठकर बी में आत्मा बनकर घुस जाओ और बी के फ्रेम से देखो, बी के नजरिए से देखो, तो बी आपको खुद कैसा दिखाई देगा बच्चों, रेस्ट पे। तो पूरी सिचुएशन अब हम ड्रॉ कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए बी फ्रेम में, बी फ्रेम। तो जब आप बी के फ्रेम में चले जाएंगे तो ये आपका छोटा वाला टावर है, इसकी हाइट आपको बताई गई है बच्चों क्वेश्चन में 400 मीटर है। फिर ये बड़ा वाला टावर है, इसकी हाइट भी आपको बताई गई है, कितनी है, 800 मीटर। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है कितना बच्चों, 400 मीटर। अब क्योंकि आप बी के फ्रेम में चले गए तो बी खुद कैसा हो गया बच्चों, रेस्ट पर, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। और बी रेस्ट पे हो गया तो आपको ए की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इन विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ध्यान से देखो, पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो दोनों की वेलोसिटी लिख ले हम।
तो यहाँ पे देखो u का ये वाला जो कंपोनेंट होगा u cos 53, u cos 53 का मतलब 3/5, तो ये होगा 3u/5, है ना बच्चों। कंपोनेंट करना आपको आता है। और ये जो है दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा u sin 53, तो मतलब ये 4u/5 होगा। ये 3u/5, ये 4u/5, और इसके कंपोनेंट करने की जरूरत है ही नहीं। 50 के क्यों कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये पहले से हॉरिजॉन्टल में, तो इसके क्या कंपोनेंट करोगे। अब आपको पता है कि जिस फ्रेम में हम बैठ जाते हैं उसकी स्पीड को उल्टा करके इसको देते हैं, तो आप चाहे तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें या डायरेक्ट यहाँ पे लिखें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ तो डायरेक्ट बना रहा हूँ बच्चों। ये जो a है, तो a की वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ b, तो इन फ्रेम ऑफ b क्या कैसे करेंगे कि आप इसकी वेलोसिटी को उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो राइट साइड हो जाएगा, और राइट साइड इसके पास पहले से ही रफ्तार है कितनी, 3u/5, तो राइट साइड एक और आ गई b के कारण 50, तो नेट जो राइट की तरफ बचेगी बच्चों इसके पास वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3u/5 + 50, और वर्टिकल में तो उतनी ही रहेगी क्योंकि वर्टिकल का तो इसका कोई कंपोनेंट है नहीं, तो उल्टा करके दे नहीं पाएंगे, तो वर्टिकल में अभी इसके पास 4u/5 ही है। तो ये आपके पास बच्चों वेलोसिटी डायग्राम बन गया, किसका, आपका स्टूडेंट्स ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका जो नेट है ये वो डायरेक्शन है ना, ये वो डायरेक्शन है जो आपकी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है। अब आप खुद सोचो, अगर इसको बी से टकराना है तो बी के लाइन में होना चाहिए ना बच्चों, बी के लाइन में होना चाहिए, ये सीधा ऐसे बी पे जाके टकराना चाहिए इस तरीके से, मतलब जिस लाइन पर बी रेस्ट पे रखा है तो इसको डायरेक्ट उसी लाइन पे इसकी वेलोसिटी का पॉइंट होना चाहिए, तभी तो वो जाके टकराएगा। अगर वेलोसिटी थोड़ा ऊपर हो गई तो ऊपर से निकल जाएगा, वेलोसिटी थोड़ा नीचे हो गई तो नीचे से निकल जाएगा, तो उसको टकराने के लिए उस लाइन पे वेलोसिटी होनी चाहिए, उस लाइन पे होनी चाहिए जिसपे ये डायरेक्ट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि बी रेस्ट पे है, बी कहीं नहीं जा सकता, तभी जाकर ये बी से क्या करेगा बच्चों, टकराएगा, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखो ये एंगल जो थीटा ये कितना होना चाहिए अगर इसको टकराना है, तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 800 है, ये टावर कितनी हाइट है बच्चों 400, तो 400 ये हुआ, तो ये कितना बचा, ये 400 बचा, ये वाली दूरी 400 है, और ये भी 400 है, जो बेस है ये भी कितना है बच्चों 400 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए अगर बी से टकराना है, ये 400 ये 400, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये होना चाहिए 45, और ये 400 400 तभी होगा ना जब ये एंगल 45 होगा भाई, तो 45 पे जाएगा तभी उसको बी मिलेगा और वो बी से टकराएगा, मतलब जो एंगल होना चाहिए जिसपे उसको चलना चाहिए वो है 45 डिग्री बच्चों। अब ये जो 45 डिग्री हमने निकाल लिया लॉजिकली, इसको अब अप्लाई करो वेलोसिटी के लिए, तो ये जो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होने चाहिए, तो अगर हम tan 45 लिखें तो vy/vx, तो tan 45 लिखेंगे बच्चों इसमें, tan 45 इज इक्वल टू vy की वैल्यू है 4u/5, और x वाला कंपोनेंट है कितना बच्चों 3u/5 + 50, तो ये दोनों, अच्छा tan 45 हो गया, तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई, अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, देखो देखो बच्चों 3u/5 + 50, क्योंकि tan 45 तो 1 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 1 तो यही आएगा, और ये आएगा 4u/5, तो 3u/5 उधर ले जाओ, तो 4u/5 - 3u/5 इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा u/5, 4u - 3u/5 जो है, तो ये u/5 बचेगा, और इज इक्वल्स टू ये 50 बचेगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो आपके सामने है u की वैल्यू जो है वो आएगी 250, 5 × 5 25, 250 मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए की रफ्तार इतनी होनी चाहिए 250 मीटर पर सेकेंड, तभी वो बी से टकरा पाएगा, नहीं तो बी से नहीं टकरा पाएगा। तो ये आपको बात बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक। अब टाइम ऑफ कोलिजन चाहिए, तो टाइम ऑफ कोलिजन निकाल लो, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करें तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ कोलिजन निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ कोलिजन के लिए आपको देखना चाहिए पड़ेगा कि यहाँ पर ये कितने उससे टकरा रहा है, तो देखो ये इंक्लाइन तो ऐसे जा रहा है, तो आप चाहें तो नेट वेलोसिटी निकालें, फिर ये डिस्टेंस निकालें, फिर टाइम निकालें, नहीं तो आप पता है कि अगर नेट वेलोसिटी इधर है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल में भी कुछ डायरेक्शन कंप्लीट कर रहा है, या वर्टिकल में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उससे भी आप निकाल सकते हो ना बच्चों।
तो वर्टिकल वाला देख लेते हैं। देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई वो कितना है बच्चों 4u/5। तो 4u/5 जो है वो कितना हो जाएगा 4 इंटू यू की वैल्यू 250/5, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 4, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 200, तो 200 मीटर पर सेकेंड। और इसको टकराने के लिए वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है बच्चों 400। तो टाइम जो लगेगा वर्टिकल की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 400 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना अपॉन 200 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। तो देखो ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपने टाइम भी बता दिया है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपसे क्या पूछा है कि पोजीशन बताओ लोकेशन बताओ, तो थर्ड का आंसर देखें लोकेशन हम बता देते हैं। फिर से मैं चाहूँ तो डायग्राम बना देता हूँ। तो ये आपका छोटा वाला टावर है, ये आपका बड़ा वाला टावर है, और उसने बोला है कि बड़े टावर के रेस्पेक्ट में बताना है। तो बड़े टावर के रेस्पेक्ट में ये ओरिजिन हो गया भाई। अब यहां से जो पार्टिकल बी है, फिर से आप ग्राउंड फ्रेम पे आ जाओ, तो पार्टिकल बी के हिसाब से निकाल लो भाई। तो ये 50 मीटर पर सेकंड से ऐसा फेंका गया था, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा ग्राउंड फ्रेम में। तो जब टाइम हो गया बच्चों 2 सेकंड, तो यहां से ए आया होगा, यहां से बी आया होगा, तो यहां पे वो टकराए। तो जब यहाँ पे वो टकराए तो बच्चों ये इसने कुछ y में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और इसमें कुछ x में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये x और y अगर हम बता दें तो यही तो पोजीशन है, लोकेशन है। तो x की वैल्यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कांस्टेंट है 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के लिए चलेगा। तो x वाला पोजीशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 इंटू 2, तो ये आ गया 100 मीटर। आपका y निकालना है तो y वाले को आप जानते हो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी इन y क्या है बच्चों 0, तो y में डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ gt स्क्वायर। y में जो डिस्प्लेसमेंट होता है अगर u बाई 0 है तो हाफ gt स्क्वायर, तो हाफ g की वैल्यू बच्चों 10 ले लो, t जो है 2 का स्क्वायर 4, तो 2 और ये 2 कैंसल, तो y जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया कितना 20 मीटर। तो x वाली पोजीशन 100 मीटर और y वाली पोजीशन 20 मीटर। आप चाहें तो कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, तो अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना है उसको ओरिजिन मानते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो देखो x वाला ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है तो x भी माइनस है और y नीचे की तरफ तो y भी माइनस है, तो x लिख सकते हो आप -100 और y लिख सकते हो -20। तो ये बच्चों आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये कोऑर्डिनेट वाले आंसर हो गए। x और y पूछा है तो लोकेशन हो गया बिगर टावर के रेस्पेक्ट में, है ना। टाइम निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया साथ में u निकाल लिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल में, और पहले ये पूछा भी गया एग्जाम में, है ना, और सब्जेक्ट एग्जाम में पूछा गया 10 मार्क्स में। तो ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें समझ में आती हैं, तो आपको मेरे ख्याल से उतना टफ नहीं लगा होगा ये सवाल।